दोस्तों रात का समय था, कमरे के अंदर अंधेरा था, बस मोबाइल की एक स्क्रीन जल रही थी। दोस्तों एक लड़का जिसका नाम आदित्य था, वो अपनी गर्लफ्रेंड से मोबाइल पर वीडियो कॉल बात कर रहा था। और दोस्तों उसके बगल में उसका दोस्त जिसका नाम रवि होता है, वो सोया हुआ था। दोस्तों रवि सोया तो जरूर था, लेकिन उसका जो ध्यान था उसकी गर्लफ्रेंड की तरफ था। इधर दोस्तों आदित्य खुश होकर अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा था, हंसी मजाक कर रहा था। दोस्तों आदित्य अपनी गर्लफ्रेंड से हंसी मजाक करते हुए कहता है कि सुनो ना, तुम इतनी क्यूट क्यों लगती हो। तब दोस्तों उसकी गर्लफ्रेंड मुस्कुराते हुए कहती है कि अच्छा जी, मतलब मैं सिर्फ क्यूट हूँ, खूबसूरत नहीं हूँ। तब दोस्तों जो आदित्य होता है वो मजाक करते हुए कहता है कि अरे तुम इतनी खूबसूरत हो कि अगर तुम परी लोक में होती ना तो सभी परियां तुमसे जल रही होती। अब दोस्तों इस बात को सुनकर जो आदित्य की गर्लफ्रेंड होती है वो बहुत ही ज्यादा मुस्कुराने लगती है और उससे कहती है कि बातें अगर बनाना है तो बातें बनाना कोई तुमसे सीखे। लेकिन चलो ये बात तो सच है कि तुम्हारी दुनिया में मैं सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। तब दोस्तों आदित्य इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगता है। लेकिन दोस्तों आदित्य को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी सारी बातें उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसके बगल में लेटा हुआ जो उसका फ्रेंड रवि था वो भी सब कुछ सुन रहा था। अब दोस्तों रवि कभी इधर करवटें बदल रहा था तो कभी उधर करवटें बदल रहा था, तो कभी उन दोनों की बातों को सुनकर मुस्कुरा रहा था, तो कभी मन ही मन आदित्य की बातों पर हंस रहा था। और दोस्तों कुछ इस तरीके से धीरे धीरे रात गुजरती है, लेकिन दोस्तों आदित्य की बात खत्म नहीं होती है और करीब 2 घंटे तक आदित्य अपनी गर्लफ्रेंड से बातचीत करता रहता है और जो रवि है वो चुपचाप बगल में लेटकर सुनता रहता है। आखिरकार दोस्तों जब सुबह होती है, जब सुबह के समय में कमरे के अंदर हल्की हल्की रोशनी आती है, तभी दोस्तों रवि अपनी आंखों को मलते हुए उठकर बैठ जाता है। कुछ देर तक चुप रहता है, कुछ सोचता है, विचारता है और फिर दोस्तों अचानक से एकदम से मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते मुस्कुराते जोर जोर से हंसने लगता है। तभी दोस्तों आदित्य पूछता है कि भाई इतना सुबह सुबह क्या हो गया है, सुबह सुबह क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या तुमको मिल गया है। तब दोस्तों रवि मुस्कुराते हुए कहता है कि आदित्य भाई, रात भर तुम्हारी रोमांटिक बातें सुनकर मैं तो सोच में पड़ गया हूं। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड की कोई अच्छी खासी दोस्त है तो मेरी भी उससे दोस्ती करवा दो, मैं भी उसके साथ रात भर प्यार भरी बातें करना चाहता हूं। अब दोस्तों इस बात को सुनकर जो आदित्य है ना, वो बिस्तर से एक तकिया उठाता है और उसी तकिए से रवि को ऐसे मार देता है और फिर हंसते हुए बोलता है कि अबे तुझे लड़कियों से बात करने में पसीना छूटता है, तू क्या किसी लड़की से बात करेगा। तब दोस्तों रवि हंसते हुए कहता है कि अरे नहीं भाई, मैं एकदम से बदल चुका हूँ, तेरी बात सुन सुनकर अब मुझे भी एकदम से कॉन्फिडेंस आ चुका है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, मैं भी किसी लड़की से बात करना चाहता हूँ। तब दोस्तों आदित्य कहता है कि हाँ भाई, तेरा कॉन्फिडेंस तो इतना बढ़ गया होगा कि लड़की के सामने जाते ही तेरे पैंट गीला हो जाएगा, तेरी आवाज भी नहीं निकलती है। अब दोस्तों इस बात को सुनकर जो रवि और जो आदित्य है ये दोनों बहुत ही जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी दोस्तों रवि कहता है ना कि भाई देखो, ऐसा भी नहीं है, कम से कम मैं तेरी तरह फोन पर 2-2 घंटे जानू सोना ऐसे तो नहीं करता हूं ना। तब दोस्तों आदित्य हंसते हुए कहता है कि अबे पहले तेरे लिए लड़की ढूंढनी पड़ेगी, तब तो तू उसके साथ हंसी मजाक करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि पहले दिन जब उससे मिलने के लिए जाए, उससे बात करे तो वो तुझे ब्लॉक कर दे। अब दोस्तों इस बात को सुनकर रवि जो होता है ना, वो उसी तकिए को उठाता है और फिर आदित्य को उसी तकिए से मार देता है और फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। आखिरकार दोस्तों सुबह में दोनों का मूड एकदम से ताजा हो जाता है, दोनों हंसी मजाक करते हैं, एकदम खुश हो जाते हैं। फिलहाल दोस्तों दोनों बिस्तर से उठते हैं और दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि जो रवि है और जो आदित्य है ये दोनों लोग दिल्ली में एक छोटा सा मकान किराए पर फ्लैट लिए थे और उसी में ये दोनों रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। दोस्तों जो आदित्य था वो कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करता था और दिन रात लैपटॉप में अपना लगा रहता था, कोडिंग वगैरह किया करता था। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ जो रवि था वो सोशल मीडिया की पढ़ाई कर रहा था। दोस्तों आदित्य का घर लखनऊ में था, उसके पिताजी सरकारी नौकरी करते थे और उसकी जो माँ थी वो सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी, वो टीचर थी। आदित्य बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था, बहुत तेज था, लेकिन अंदर से थोड़ा सा मजाकिया किस्म का लड़का था। लेकिन दोस्तों आदित्य के अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी, वो अक्सर रात भर अपनी गर्लफ्रेंड से बात किया करता था। दोस्तों रवि का घर जयपुर में था, उसके माता पिता बिजनेसमैन थे, रवि की माँ घर का कामकाज करती थी। रवि के परिवार वाले चाहते थे कि रवि घर पर आकर बिजनेस में हाथ बटाए, लेकिन दोस्तों रवि को घर के कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, घर के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो दिल्ली में आकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। दोस्तों रवि और आदित्य रोज सुबह के 10 बजे सोकर उठते थे
और खासकर तब जब आदित्य रात भर फोन से अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता था तो ये लोग सुबह में लेट सोकर उठा करते थे, 11 बजे ब्रेकफास्ट करते थे, दोपहर को कॉलेज का लेक्चर अपना फोन में सुनते थे और शाम होते होते दोनों बिस्तर पर पड़ जाते थे और दोस्तों रात के 11 बजे ये दोनों डिनर करते थे और फिर जो आदित्य है वो फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने में लग जाता था। दोस्तों कुछ इस तरीके से इन दोनों की दिनचर्या थी और रोज रोज इसी चीज को ये रिपीट कर रहे थे। तभी दोस्तों एक दिन आदित्य और जो रवि है ये लोग कमरे में बैठे हुए थे। आदित्य बहुत ज्यादा परेशान था तो रवि मुस्कुराते हुए उससे पूछता है कि भाई आदित्य क्या हो गया है, आज तेरी जो गर्लफ्रेंड है, तेरी जानू है, तेरे से रात भर मीठी मीठी बात नहीं की है क्या। तब दोस्तों आदित्य गहरी सांस लेता है और अपना फोन क्या करता है कि साइड में एक टेबल पर रख देता है। दोस्तों आदित्य रवि से कहता है कि यार देखो ना, मेरी गर्लफ्रेंड मिलने के लिए तैयार नहीं हो रही है, मैं कई हफ्तों से उसको मिलने के लिए बुला रहा हूं लेकिन वो हर बार कोई ना कोई बहाना कर देती है, मिलने के लिए आ ही नहीं रही है। अब दोस्तों इस बात को सुनकर जो रवि होता है ना वो मुस्कुराने लगता है क्योंकि उसकी तो गर्लफ्रेंड थी नहीं। तभी रवि आदित्य से कहता है कि अगर वो तुमसे मिलने के लिए नहीं आ रही है तो क्या हुआ, तू कहीं अकेले जाकर घूमा, तुझे कौन मना किया है। अब दोस्तों इस बात को सुनकर जो आदित्य है वो शरारत भरी अंदाज में रवि से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर चल मेरे साथ, आज रात को हम लोग जीबी रोड चलते हैं। अब दोस्तों इस बात को सुनकर जो रवि होता है ना वो तो पहले से एकदम चौंक जाता है, फिर जीबी रोड की बात आती है तो मुस्कुराने लगता है और थोड़ा सा शर्मा भी जाता है। दोस्तों रवि कहता है ना कि अबे तू पागल है क्या। तब दोस्तों आदित्य उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है अबे तू तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे तू कोई साधु महात्मा है, वैसे भी तो तेरी कोई गर्लफ्रेंड है नहीं, तेरी जिंदगी में रोमांस का आर शब्द भी नहीं है। तब दोस्तों रवि हंसते हुए बोलता है यार ऐसी बात मत कर, मैं तो बस ऐसे ही ये सब नहीं करना चाहता हूं। तब दोस्तों आदित्य मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अब इसमें इतना सोचना क्या है, तू सोचते सोचते ऐसे ही बुढ़ा हो जाएगा और एक दिन जब तेरे पोते बड़े हो जाएंगे तो तुझसे पूछेंगे कि दादाजी आपने कभी प्यार किया था, तो तू उनसे कहेगा कि बेटा मैं बस प्यार करने ही वाला था पर सोचते सोचते ही रह गया। अब दोस्तों इस बात को सुनकर आदित्य और रवि ये दोनों लोग ही हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। तभी दोस्तों रवि हंसते हुए कहता है ना कि भाई आज तो मैं जीबी रोड पर जाकर ही मानूंगा, मेरा भी मन कर रहा है जीबी रोड जाने का, मैं कई दिनों से सोच रहा हूं। तब दोस्तों आदित्य उससे कहता है कि आखिरकार मेरे भोले भाले दोस्त के अंदर भी आग जग गई कोठे पर जाने की। तब दोस्तों रवि मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाता है और अंदर से कोठे पर जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अब दोस्तों कुछ इस तरीके से दोनों रात के समय में दिल्ली के जीबी रोड पर जाने का प्लान बनाते हैं। दोस्तों उस समय रात के 8 बज रहे थे, सड़क पर चारों तरफ हलचल बनी हुई थी, लेकिन जैसे ही दोनों जीबी रोड के पास जाते हैं तो वहां का माहौल थोड़ा सा अलग नजर दिखाई देता है। दोस्तों सड़क के किनारे लाल और नीली कलर की रोशनी जल रही होती है, पुराने जमाने की बिल्डिंगें होती हैं और उसमें छोटी छोटी घरों के अंदर ऐसी बालकनियां बनाई होती हैं जिसमें से कुछ औरतें सड़क पर नीचे देख रही होती हैं, कुछ औरतें दरवाजे के पास भी खड़ी होती हैं और वो लोग हंसी मजाक कर रही होती हैं। दोस्तों वहां का माहौल बहुत ही अजीब लग रहा था। दोस्तों आदित्य और रवि कोठे के बाहर खड़े थे, लेकिन आदित्य तो बहुत खुश था क्योंकि वो पहले भी वहां जा चुका था, लेकिन दोस्तों रवि की हालत बहुत खराब थी। रवि बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था और बार बार अपने पॉकेट को ऐसे चेक कर रहा था। वो सोच रहा था कि कहीं उसके पॉकेट से कोई कुछ निकाल कर ना लेकर चला जाए, क्योंकि दोस्तों वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसीलिए रवि बहुत ज्यादा डर रहा था। तभी दोस्तों रवि धीमी आवाज में आदित्य से कहता है कि भाई यहाँ पर मुझे कुछ अजीब लग रहा है, ये जगह बहुत डरावनी लग रही है। तब दोस्तों आदित्य हंसते हुए कहता है कि अबे डर मत, यहाँ तुझे पकड़कर कोई जबरदस्ती लेकर अंदर थोड़ी जाएगा। तब दोस्तों रवि कहता है कि भाई यहाँ आसपास तो देखो, कुछ लोग छुपते हुए अंदर जा रहे हैं, तो कुछ लोग जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, कुछ लोग अपने चेहरे को छुपाकर अंदर जा रहे हैं, किसी के चेहरे पर अजीब सी थकान बनी हुई है। तभी दोस्तों उसी कोठे के बालकनी से एक लड़की जोर से आवाज देती है इन लोग को। वो कहती है कि आओ बाबू जल्दी से अंदर आ जाओ। तब दोस्तों रवि एकदम से चौंक जाता है और वहां से पीछे हटने लगता है। तभी दोस्तों रवि घबरा जाता है और आदित्य से कहता है ना कि भाई मुझे लग रहा है ना कि यहाँ पर हम लोग को जाना नहीं चाहिए, अगर कहीं पुलिस आ जाएगी तो हम लोग का क्या होगा। तब दोस्तों आदित्य हंसते हुए कहता है कि अबे यार यहाँ पर हर कोई जानता है कि क्या होता है और यहाँ पर कोई भी पुलिस वाला नहीं आएगा, आराम से चुपचाप अंदर चलो। तभी दोस्तों कोठे के अंदर से एक लड़का बहुत तेजी से भागता हुआ कोठे से बाहर निकलता है, तो उसके पीछे पीछे 2-3 लोग दौड़ाकर उसको पकड़ रहे होते हैं। तभी दोस्तों एक आदमी गाली देते हुए कहता है कि अबे बिना पैसे दिए कहां भाग रहा है,
अब दोस्तों ये नजारा जब रवि अपनी आंखों से देखता है कि वो लोग उस लड़के को पकड़ रहे हैं दौड़ाकर, तो उसके होश उड़ जाते हैं और रवि धीमी आवाज में आदित्य से कहता है कि भाई अगर हम लोग फंस जाएंगे ना तो हम लोग की बहुत बदनामी होगी। तब दोस्तों आदित्य मुस्कुराते हुए कहता है कि अबे हम लोग यहाँ पर फंसने नहीं आए हैं, हम लोग तो यहाँ पर मजा लेने के लिए आए हैं। तुझे तो ऐसे डर लग रहा है जैसे तू बोर्ड एग्जाम का यहाँ पर परीक्षा देने के लिए आया है। अब दोस्तों आदित्य क्या करता है ना कि रवि का हाथ पकड़ता है और कहता है कि चल बे अंदर चल, यहाँ पे खड़ा खड़ा कुछ नहीं होने वाला है। तब दोस्तों रवि गहरी सांस लेता है और फिर दोनों लोग कोठे के अंदर चले जाते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि कोठे के अंदर घुसते ही एक गार्ड खड़ा था वहां पर। वो गार्ड इन दोनों की हल्की फुल्की चेकिंग करता है और फिर दोनों को एक सोफे पर बैठने के लिए इशारा कर देता है। अब दोस्तों रवि का जो दिल है ना वो बहुत तेजी से धड़कने लगता है, वो बहुत घबराने लगता है। लेकिन दोस्तों जो आदित्य था वो बेफिक्र होकर सोफे पर बैठा हुआ था और इधर उधर अंदर देख रहा था। तभी दोस्तों कुछ देर बाद एक लड़का लगभग 15 से 20 लड़कियों को लेकर उनके सामने आ जाता है और इनसे बोलता है कि भाई ये सब लड़कियां हैं, जो भी तुमको पसंद है देख लो और लेकर चले जाओ। तब दोस्तों आदित्य हंसते हुए रवि से कहता है ना कि ले भाई आज तेरा ये भी सपना पूरा हो गया, अब तो तू खुश है ना। तभी दोस्तों रवि जब उन लड़कियों को एक एक करके देखने की कोशिश करता है तो दोस्तों रवि देखता है ना कि पीछे एक लड़की खड़ी है और उसको देखते ही, उसका चेहरा देखते ही रवि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों रवि के माथे से पसीना टपकने लगता है। पहले तो वो घबराया था ही, लेकिन जब उस लड़की को देखता है तो और ज्यादा घबरा जाता है। तब दोस्तों आदित्य हंसते हुए रवि से कहता है कि रवि भाई तुझे क्या हो गया है, इतना पसीना क्यों हो रहा है, चुपचाप लड़की पसंद कर, यहाँ बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट थोड़ी निकलने वाला है। दोस्तों रवि इस बात को सुनकर उसका जवाब नहीं देता है और सिर्फ उस लड़की की तरफ देखता ही रहता है। तभी दोस्तों रवि हल्की आवाज में कहता है कि तुम अंकिता हो ना। इतना सुनते ही वो लड़की जो होती है वो एकदम से चौंक जाती है और वो लड़की कुछ पुरानी बातें सोचने लगती है। तभी दोस्तों वो लड़की कहती है ना कि तुम रवि हो ना। तब दोस्तों इस बात को सुनकर जो आदित्य है उसकी हंसी रुक जाती है और जो बाकी लड़कियां वहां पर खड़ी थी जो हंस रही थी उनकी भी हंसी रुक जाती है। वो लोग एकदम से शांत हो जाती हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि रवि और जो अंकिता है ये दोनों जयपुर के एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, बचपन में पढ़ाई करते थे और दोनों बचपन में एक बहुत अच्छे दोस्त थे। अंकिता उसकी कॉपी से होमवर्क देखकर पूरा करती थी अपना। लेकिन दोस्तों जब रवि और अंकिता 8वीं कक्षा में पढ़ाई करने लगते हैं तभी दोस्तों स्कूल की एक दिन छुट्टी होती है और उसी दिन अंकिता अचानक स्कूल से गायब हो गई थी। किसी को कुछ भी पता नहीं चला था कि वो कहाँ चली गई है। दोस्तों रवि कई दिनों तक उसको ढूंढने की बहुत वहां पर कोशिश किया था, उसके घर वालों से पूछने की कोशिश किया था, लेकिन जब उसका कुछ भी पता नहीं चला, उसके घर वालों से कुछ भी जवाब नहीं मिल पाया, तो दोस्तों धीरे धीरे समय के अनुसार जो रवि है वो अंकिता को भूल गया था। लेकिन दोस्तों आज जब इतने सालों बाद उसकी आंखों के सामने अंकिता खड़ी थी और इस हालत में खड़ी थी तो उसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। दोस्तों रवि अंकिता को देखते हुए पूछता है कि अंकिता तू यहाँ पर कैसे। तब दोस्तों अंकिता कोई जवाब नहीं देती है, लेकिन उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं, अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगती है। तो दोस्तों जो वहां आसपास बाकी लड़कियां खड़ी होती है ना वो लोग उसको देखकर बहुत हैरान हो जाती हैं और वो लोग पूछने लगती हैं कि ये कौन है। तभी दोस्तों आदित्य हंसते हुए कहता है कि अबे यहाँ पर क्या सब चल रहा है, यह तो फिल्मी सीन बन गया है, तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या। तब दोस्तों रवि कहता है कि हाँ भाई मैं इसको जानता हूं। तभी दोस्तों पीछे से एक लड़का आता है जो उन लड़कियों को लेकर आया था और वो कहने लगता है कि तुम लोग यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आए हो, जो भी काम करना है जल्दी से करो वरना मैं इन लड़कियों को लेकर जा रहा हूं। अब दोस्तों जो रवि है ना वो क्या करता है कि अंकिता का हाथ पकड़ता है और उसको कमरे के अंदर लेकर चला जाता है और फिर अंदर से दरवाजा लॉक कर देता है। उधर दोस्तों जो आदित्य है वो भी एक खूबसूरत लड़की को लेकर कमरे में चला जाता है और उसके साथ एंजॉय करने लगता है। लेकिन दोस्तों अंकिता जब रवि को देखती है ना तो फूट फूट कर रोने लगती है, उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दोस्तों रवि धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखता है, उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों जो अंकिता है ना वो रोती ही रहती है। कुछ मिनट बाद जब अंकिता खुद को संभालती है तो दोस्तों रवि अंकिता से पूछता है ना कि अंकिता तू यहाँ पर कैसे आ गई है, तेरे साथ ये सब क्या हुआ था। तब दोस्तों अंकिता अपने आंखों से आंसुओं को पोंछती है और उससे बोलती है कि रवि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मैं जो तुझे बताने जा रही हूँ उसे सुनकर तू मुझसे नफरत तो नहीं न करेगा। तब दोस्तों रवि उससे कहता है कि तू पागल है, तू मेरे बचपन की दोस्त है, मैं तुझसे नफरत क्यों करूंगा, बस तू मुझे ये बता कि यहाँ पर तुझे किसने पहुंचाया है।
तब दोस्तों अंकिता अपनी पूरी कहानी रवि को बताती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि अंकिता की कहानी कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों अंकिता का परिवार जो है वो जयपुर में रहता था। उसके पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे और उसकी जो माँ थी ना वो घर संभालती थी। घर की हालात कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन अचानक जब उसके पिताजी की नौकरी चली गई, उसके पिताजी को नौकरी से निकाल दिया गया, तो दोस्तों इसके घर वालों को आर्थिक स्थिति की बहुत तंगी हो गई थी, पैसों की बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत खराब हो गई थी स्थिति। तभी दोस्तों एक दिन इसका रिश्तेदार अंकिता का इसके घर पर आया और अंकिता के माता पिता से कहने लगा कि अगर आप लोग के पास पैसे रुपए की इतनी दिक्कत परेशानी हो रही है तो आप लोग चिंता मत करिए। मेरे जान पहचान का एक बहुत बड़ा आदमी है, वो आदमी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो अंकिता को अपने ऑफिस में नौकरी पर रख लेगा, उसको अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी, तो घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। अब दोस्तों अंकिता के घर वाले ना मजबूरी अपना देखकर उस व्यक्ति की बात को मान जाते हैं और फिर उसके माता पिता अंकिता को समझाते हैं कि बेटी तुम एक काम करो, तुम दिल्ली चली जाओ, वहां जाकर तुम काम करोगी तो परिवार की कुछ पैसों से मदद हो जाएगी, हम लोग की स्थिति सुधर जाएगी। आखिरकार दोस्तों अंकिता के पिताजी और उसकी माँ ये दोनों लोग मिलकर अंकिता को बस पर बैठा देते हैं और वो बस उसको लेकर दिल्ली पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों जैसा उसके माता पिता से बताया गया था कि वहां पर वो नौकरी करेगी, वहां पर कुछ वैसा था नहीं। अंकिता को एक अनजान व्यक्ति के घर में ठहरने के लिए व्यवस्था किया गया था। वहां पर दोस्तों एक महिला थी, वो महिला बुजुर्ग थी जो कि बड़े प्यार से अंकिता को बैठने के लिए बोलती है और उसको समझाती है, उससे कहती है ना कि बेटी तुम घबराओ मत, तुम अब बहुत बड़ी दुनिया में आ गई हो। अब दोस्तों इस बात को सुनकर जो अंकिता है वो बहुत डर जाती है क्योंकि वहां का माहौल कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन दोस्तों तभी वो महिला उसको जूस पीने के लिए देती है और जब अंकिता जूस पीती है तो दोस्तों नशे की हालत में वहीं पर बिस्तर पर सो जाती है। दोस्तों उस जूस में वो महिला नशे की दवा मिलाई हुई थी। जब अंकिता नशे में हो जाती है तो वो लोग उसको वहां से उठाते हैं और ले जाकर दिल्ली के जीबी रोड के कोठे पर बेच देते हैं। दोस्तों अंकिता कोठे से भागने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन हर बार बेचारी पकड़ी जाती थी, कोई ना कोई उसको रोक लेता था। धीरे धीरे ये बात अंकिता को समझ में आ गई थी कि उस कोठे से भागना इतना आसान नहीं है। दोस्तों जब ये बात रवि सुनता है ना, अंकिता की सारी कहानी, उसकी पूरी बात, तो उसकी बातें सुनकर रवि के आंखों से आंसू आ जाते हैं। रवि एकदम मुट्ठी बांधता है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी दोस्तों रवि अंकिता से कहता है कि तूने कभी किसी को फोन नहीं किया, पुलिस को खबर नहीं दी। तब दोस्तों अंकिता रोते हुए रवि से कहती है कि उन लोगों ने मेरा फोन छीन लिया था और यहाँ पर हर व्यक्ति पुलिस वालों से मिला हुआ है। जब भी कोई लड़की इस कोठे से भागने की कोशिश करती है तो पुलिस वाले उसको पकड़कर वापस यहीं पर लेकर आते हैं और छोड़ देते हैं और उन लड़कियों के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है, उनको ऐसी सजा दी जाती है कि वो लड़कियां दोबारा कभी यहाँ से भागने की सोचती भी नहीं है। अब दोस्तों इस बात को सुनकर रवि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब तू यहाँ पर नहीं रहेगी, मैं तुमको अभी के अभी यहाँ से अपने साथ लेकर चलूंगा, मैं तुमको निकालूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब दोस्तों इस बात को सुनकर जो अंकिता होती है वो चौंक जाती है और रवि से कहती है कि रवि यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है, ये लोग बहुत ताकतवर हैं, बहुत खतरनाक लोग हैं, यहाँ से कोई भाग नहीं सकता है। तब दोस्तों रवि कहता है ना कि कोई भाग नहीं सकता है, इसका क्या मतलब है, हमने तो अभी अपनी कोशिश भी नहीं की है, अगर हम लोग कोशिश करेंगे, अगर नाकाम हो जाएंगे तब सोचेंगे कि यहाँ से कोई भाग नहीं सकता है, लेकिन हम लोग तो अभी ट्राई भी नहीं किए हैं। अब दोस्तों अंकिता और रवि ये दोनों लोग मिलकर एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाते हैं। दोस्तों रवि सोचता है ना कि अगर मैं पुलिस वालों के पास जाकर इस पूरी घटना की जानकारी दूंगा कि अंकिता के साथ क्या क्या हुआ है और उसकी जैसी और भी लड़कियां इस कोठे पर हैं, तो पुलिस वाले उसकी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों रवि एक एनजीओ के बारे में जानता था जो मानव तस्करी के खिलाफ काम करती थी, ऐसे लोगों को रेस्क्यू करने का काम करती थी। दोस्तों वहां पर जाकर उनसे मदद मांगने की कोशिश करता है और अंकिता से कहता है ना कि अंकिता तुम मेरा मोबाइल फोन अपने पास रख लो और इस मोबाइल फोन में जितना भी रिकॉर्डिंग कर सकती हो, जितना भी इस कोठे के अंदर से सबूत इकट्ठा कर सकती हो, वो सारा सबूत इकट्ठा करके मैं नंबर तुमको बताऊंगा, उस पर भेज देना। लेकिन अपना ध्यान रखना कहीं तुम्हें कोई पकड़ ना ले, तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अब दोस्तों कुछ इस तरीके से रवि अंकिता के कमरे से बाहर निकलता है और अपने दोस्त आदित्य को लेकर कोठे से बाहर निकल जाता है और फिर आदित्य को पूरी बात बताता है और रवि आदित्य से कहता है कि भाई अब कुछ भी हो जाएगा ना, लेकिन मैं उस लड़की को इस कोठे से बाहर निकाल कर ही मानूंगा। तब दोस्तों आदित्य कहता है कि भाई देख अब जो भी होगा हम लोग एक साथ होकर ये काम करेंगे। तब दोस्तों रवि पूरे प्लान के बारे में आदित्य को बताता है। तो आदित्य और रवि दोनों लोग एनजीओ से बात करने के लिए वहां पर जाते हैं,
उनको सबूत दिखाते हैं तो दोस्तों एनजीओ की टीम जीबी रोड के कोठे पर रात के 3 बजे रेड मारने का फैसला करती है। लेकिन दोस्तों कहीं से एक खबर कोठे की मालकिन को पता चल जाती है कि कोठे पर रात को रेड पड़ने वाली है। अब दोस्तों कोठे की मालकिन क्या करती है ना कि सभी लड़कियों को एक कमरे के अंदर बंद करवा देती है। तभी दोस्तों आदित्य रवि से कहता है ना कि भाई अब या तो हम लोग जीतेंगे या फिर हम लोग फंस जाएंगे। तब दोस्तों रवि कहता है ना कि भाई देखो मुझे डराओ मत, हम लोग बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं, मैं तो पहले से ही डरा हूं और तुमको ये बात पता है कि इस कोठे के अंदर इतनी मासूम लड़कियां फंसी हुई हैं जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। आज हम दोनों भाई जो काम करने जा रहे हैं ये काम बहुत नेक काम है। आखिरकार दोस्तों रात के 3 बजे पुलिस और एनजीओ की टीम जीबी रोड पहुंच जाती है और दोस्तों कोठे को चारों तरफ से पुलिस वाले घेर लेते हैं। तो दोस्तों कोठे का जो दलाल होता है ना वहां से भागने लगता है, लेकिन दोस्तों पुलिस वाले उन दलालों को भी पकड़ लेते हैं और जब कोठे के अंदर एंट्री करते हैं तो दोस्तों कोठे के अंदर एकदम से घबराहट मच जाती है। कोठे के अंदर जितनी भी लड़कियां थीं जो अपनी मर्जी से काम कर रही थी वो बहुत ज़्यादा डरने लगती हैं। दोस्तों अंकिता भी एक कमरे में बंद थी तो पुलिस वाले कोठे के अंदर जाते हैं और सभी लड़कियों को एक एक करके निकालना शुरू कर देते हैं। तभी दोस्तों कोठे की मालकिन चिल्लाते हुए उन पुलिस वालों से कहती है ना कि तुम लोग को कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है यहाँ पर रेड मारने का। मेरे पास एक एक लड़कियों का पेपर है, सबका कागज मेरे पास पड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों एनजीओ की टीम के पास वो वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ था, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ था और पुलिस वाले जब उस कोठे की मालकिन को वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाते हैं तो दोस्तों वो भी एकदम से चुप हो जाती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि पुलिस के पास एक्शन लेने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि दोस्तों सारा का सारा सबूत एनजीओ के पास पड़ा हुआ था, इसीलिए पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि उस रात कोठे से अंकिता को और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी मासूम लड़कियों को कोठे से बाहर निकाला जाता है जिनको वहां पर बेच दिया गया था। दोस्तों जो लड़कियां अपने घर से सब्जी लेने के लिए बाजार जा रही थी उनका अपहरण करके उनको कोठे पर बेच दिया गया था। दोस्तों बहुत सारी ऐसी मासूम लड़कियां थी जिनको कोठे पर बैठाकर उनसे धंधा करवाया जा रहा था। हालांकि उनकी मर्जी नहीं थी लेकिन फिर भी उनसे ये सब काम करवाया जा रहा था ना चाहते हुए भी। दोस्तों जब अंकिता कोठे से बाहर निकल जाती है तो दोस्तों एनजीओ की टीम अंकिता को पुरस्कार देती है, क्योंकि दोस्तों इतना पाबंदी होने के बावजूद भी अंकिता कोठे के अंदर रहकर सबूत इकट्ठा करती है, वीडियो रिकॉर्डिंग भेजती है। तो दोस्तों एनजीओ वाले अंकिता को अपने हॉस्टल में रखते हैं, उसके पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाते हैं, उसके रहने खाने का खर्च उठाते हैं और अंकिता एक तरीके से कहा जाए तो वो एक अनाथालय होता है, एक बच्चों का अनाथालय होता है, वहीं पर एनजीओ वाले उसको वहां पर रख देते हैं। तभी दोस्तों एक दिन अंकिता और रवि एक पार्क में बैठे हुए थे। रवि अंकिता से पूछता है कि अंकिता अब तुम अपने जीवन में आगे क्या करोगी। तब दोस्तों अंकिता मुस्कुराते हुए कहती है कि पहले तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी और फिर उन लड़कियों की मदद करूंगी जो मेरी तरह इस गंदगी में फंसी हुई हैं। दोस्तों इस बात को बोलते बोलते जो अंकिता है ना वो रो पड़ती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी दोस्तों रवि मुस्कुराता है और उससे कहता है ना कि अंकिता तू रो मत, अब मैं तेरे साथ हूं ना, अब तू अपने आप को कभी अकेला मत समझना। दोस्तों रवि अंकिता के आंखों से आंसुओं को पोंछता है और फिर उसी पार्क में अंकिता को प्रपोज कर देता है। दोस्तों जब रवि अंकिता को प्रपोज करता है ना तो अंकिता रवि को गले से लगाती है और इतना ज़्यादा फुट-फुट कर रोती है, इतना ज़्यादा फुट-फुट कर रोती है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उसके माता पिता भी उसको छोड़कर जा चुके थे, उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। और जब रवि उसको अपनाने के लिए तैयार होता है तो उसको बहुत आह लगती है, उसको अपने माता पिता की याद सताने लगती है। दोस्तों उस दिन के बाद से अंकिता और रवि दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनकर एक साथ रहने लगते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं, मौज मस्ती करने लगते हैं, खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी रवि और अंकिता की। दोस्तों ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि समाज की उस सच्चाई को दिखाती है जिसे हम लोग अक्सर देखकर अपनी आंखें मोड़ लेते हैं। दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती वही है जो वक्त के साथ किसी भी परीक्षा में खड़ी रह सकती है। सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल में साथ दे, ना कि साथ छोड़कर भाग जाए। दोस्तों अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही रोमांटिक कहानियाँ, इंटरेस्टिंग कहानियाँ आपको सुनना पसंद है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आप लोग से अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।